क्या पढ़ा रहे थे हम? रीडिंग क्या कर रहा था? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने आपको जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी मॉर्फोलॉजी बताई थी आपको। यस सर। है? यस सर। कहाँ से शुरू हुआ था? रेस्पिरेशन क्या है? नहीं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नॉस्ट्रिल्स। कहाँ से शुरू हुआ था? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तुम्हारा नाम क्या है? विशाल। हाँ, तुम पहली बार दिख रहे हो। अच्छा, हु इज ही? आप कौन है? नाम? कौन सा? अफान। आप भी पहली बार हो? आते रहे हो? फिर हमारी स्मृति में आपकी सूरत क्यों नहीं आ रही? हमने आपसे कभी कोई प्रश्न पूछा तो आप पहली बार आए, या बहुत कम आते होंगे, है ना? कुछ और भी करते हैं क्या आप पढ़ाई के अलावा? एक ही बच्चा कम आता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम आ रहे थे ना। कुछ तो आते हैं रेगुलर, कुछ बीच बीच में आ जाते हैं कि हाँ हम हैं, अभी हम हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की मॉर्फोलॉजी में बताया था कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू हो जाता है, फिर नेसल पैसेज के द्वारा होता हुआ इंटरनल नॉस्ट्रिल, और फिर किसमें खुलता है इंटरनल नॉस्ट्रिल? फेरिंग्स के कौन से पार्ट में खुलता है? नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ना। फेरिंग्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में डिवाइड था हमारा फेरिंग। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो किस छिद्र में खुलती है? कौन से छिद्र में खुलता है? फेरिंग्स में। कहाँ खुलता है? ग्लोटिस में। कहाँ खुलता है? ग्लोटिस कहाँ होता है? कहाँ होता है बच्चों ग्लोटिस? ग्लोटिस की ओपनिंग कहाँ होती है बताओ विशाल? आपको कुछ नहीं पता? अगर आपको नहीं पता तो किसे पता है ना? अगर आपको नहीं पता तो फिर किसे पता है? यहाँ तो सब एक दूसरे के भरोसे हैं कि उसे तो पता ही होगा, उसे तो पता ही होगा। पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा, खुद का पता होना अति आवश्यक है। अब देखो ये बच्चा आया, एकदम आया, मैं इससे पूछूंगा ग्लोटिस कहाँ है, एकदम बता देगा ये, है ना? इसे आगे का भी नहीं पता, पीछे का भी नहीं पता, लेकिन मैं पूछूंगा ग्लोटिस कहाँ होता है, ये एकदम बताएगा कहाँ है ना? कहाँ होता है बेटा ग्लोटिस? ट्रैकिया में। आइए, ट्रैकिया में होता है ग्लोटिस? लैरिंग्स में। कहाँ होता है? अब प्रश्न ये आता है कि लैरिंग्स क्या है भाई? लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन प्रोड्यूस साउंड, है ना? एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो किसे हेल्प करता है? साउंड प्रोड्यूस करने में। आप जो साउंड में जो बोल रहा हूं तो लैरिंग्स
में मेरी कार्टिलेजनस बोन है, उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, उसके थ्रू मेरे वर्ड निकल रहे हैं, है ना? और आप अपने अनुभव के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर उन शब्दों को समझ और सीख रहे हैं, है ना? Yes, sir. है ना? जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आपका? क्योंकि ये लैंग्वेज आपने सीखी है। इंग्लिश में बोलूंगा तो भी आप समझ जाएंगे, लेकिन अगर मैं तमिल में बोलने लगूं, बंगाली में बात करने लगूं आपसे, तो आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम केवल उसी लैंग्वेज को समझ पाते हैं जो हमने सीखी है, दूसरी लैंग्वेज नहीं। तो ये हमें सीखनी पड़ती। ठीक, चलिए आ गया लैरिंग्स में। लैरिंग्स में एक छिद्र है जिसे हमने क्या नाम दिया? ग्लोटिस। Glottis. क्या ये छिद्र बेयर है, अकेला है, या इसके ऊपर कोई ओपनिंग भी है, कोई Yes, sir. कवर Opening भी है, है, sir. लिड Yes, भी sir. है? Happy होता है? इसके ऊपर क्या होता है? Glottis. एपिग्लोटिस होता है। इसे ढकने के लिए, कब ढकने के लिए? जब हम भोजन को क्या कहते हैं उससे, बोलस को अंदर लेना, क्या कहलाता है? Deglutition. डिग्लूटेशन। क्या कहते हैं? जब हम डिग्लूट कर रहे होते हैं तब ये एपिग्लोटिस जो है किसको बंद कर लेता है? Glottis. ग्लोटिस को बंद कर लेता है। इसके बाद क्या था फिर? जल्दी बोलना शुरू कर दो, तुम्हें ही बोलना है। शुरू में तो तुम्हें ही बोलना होता है ना, Yes, sir. मेरा काम तो बाद में शुरू होता है। उसके बाद कौन है? Trachea. एक पाइप है, विंड पाइप, जिसे हम कहते हैं, Trachea. इट्स नोन एज ट्रेकिया। Trachea. ट्रेकिया, है ना? पूरी गर्दन की लंबाई में फैली हुई ट्रेकिया होती है। ट्रेकिया में क्या चीज होती है? ट्रेकिया में कोई खास बात होती है क्या? कार्टिलेज, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग। किस शेप में होते हैं वो? This shape है. सी शेप में। हाँ? कौन सी शेप सही है, ऊपर वाली या नीचे वाली? ऊपर वाले. ऊपर वाली। सामने से खुले, पीछे से बंद। नहीं सर. पीछे वाली चाहिए सर. सामने से बंद और पीछे से खुली हुई. खुले, Yes, sir. है ना? किस साइड में खुला होता है इसी का मुंह? पीछे की साइड. साइड बताओ। वेंट्रल, डोर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर है? डोर्सल साइड में खुला होता है। साइड में खुला होता है, डोर्सल साइड में खुले होते हैं। ये बात तो सब बच्चों को पता ही है कि ये डोर्सल साइड में क्यों खुले होते हैं। Yes, sir. या भी कोई ऐसा बैठा है जिसे अभी नहीं पता ये डोर्सल साइड में क्यों खुले होते हैं? हाथ खड़ा करें जिन्हें नहीं पता अभी भी, ये डोर्सल साइड में क्यों खुले होते हैं, जिन्हें नहीं पता अभी भी। ये 2 बच्चों को, 3 बच्चों को नहीं पता, बाकी सबको तो पता है ना? Yes, sir. तुम्हें भी नहीं पता? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इस बच्चे को तो पता है। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद अनस. मोहम्मद अनस। बताओ बेटा, ये डोर्सल साइड में क्यों खुले होते हैं, इन सब बच्चों को बताओ। सर डॉटर साइड में सर वो इसलिए खुले होते हैं ताकि जब हम क्या नाम है हम सर वो लेते हैं क्या लेते हैं? और सर मतलब टूल खाते हैं सर. Manipulate करते हैं, उसे नाम नहीं आता यार? सर डिग्लूटेशन करते हैं, करते हैं सर हाँ, उसको. भोजन को निगलते हैं तो सर इसलिए खुले होते हैं ताकि भोजन कहते हैं. तो सर उसकी जो होते हैं तो सर उसकी जो फ्रिक्शन होता है किसका? रिलेशन करने का. भैया, सांस की नली के साथ साथ एक और नली पड़ी हुई है ना आपके, तो नलियां है, तो दूसरी नली का नाम क्या है? तो जब ऊसोफोगस में बोलस होता है, सर वो बोलस जो है एक प्रेशर डालता है, इस प्रेशर के कारण उसे निगलने में हमें दिक्कत ना हो, तो थोड़ा सा डोर्सल साइड में वो दब जाती है हमारी ऊसोफेगस, तो वहां उसे प्लेस मिल जाता है और हम इजीली जो है भोजन को निगलने में हमें सुविधा रहती है। भोजन को निगलने में हमें क्या रहती है? सुविधा रहती है ना? Yes, sir. इसलिए ये रिंग जो है सी शेप में होते हैं और डोर्सल साइड में खुले होते हैं। बैठिए। ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद क्या होता है? प्राइमरी ब्रोंकिस. ट्रेकिया
कितने पार्ट में बट जाती है? कितने? दो पार्ट में बट जाती है, लेफ्ट एंड राइट। सब बच्चों को पता है? यस सर। याद है? यस हाँ जी, चलो। पटरी, इसे क्या कहते हैं, इस पार्ट को? बताओ। चित्र बना, चित्र हमने बनवाया था ये उस दिन, मुझे याद आ रहा है। क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई और ब्रोंकस, सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस रहता है, ये है ना, तो घबराया मत करो, कुछ भी कह दिया करो। चलिए, खुल गए ये कहाँ जाएगी? ये लंग्स में एंटर हो जाती है। कहाँ हो जाती है? लंग्स कितने हैं आपके? कौन कौन से हैं? क्या दोनों एक जैसे हैं? कुछ डिफरेंस है? डिफरेंस है, आइए। लेफ्ट और राइट लंग्स में कुछ डिफरेंस होता है। कितने बच्चों को ये डिफरेंस पता है? वो लड़की तो पढ़ती है, हर बार हर क्वेश्चन पे हाथ खड़ा करती है। हाँ, इल्मा भी करती है, इल्मा को अपनी फिक्र हो जाती है, भाई तुम करते हो, तुम तो मान रही, है ना? हाँ, सार भी करता है, ये भी करता है, अब तो अरे वाह, अब तो इनकी भी हाथ खड़े होंगे। वेरी खड़े, बताओ, तुम्हें बताओ। वेरी, ये प्रोग्रेस है। हाँ, बताओ। राइट वाले का साइड बढ़ाता है, लेफ्ट वाले का राइट का साइड थोड़ा सा बड़ा और लेफ्ट का साइड थोड़ा सा, छोटा। इसके अलावा और क्या डिफरेंस होता है? लेफ्ट लेफ्ट में आ सकता है, हैं? लेफ्ट साइड में आ सकता है। नहीं 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 नहीं। हाँ, होता है। वो बात तो सही कह रहे हैं, वहां नहीं अभी पहुंचे हम, वो नहीं अभी पूछ रहे, वो का वो नहीं अभी हमने पूछा, हमने कुछ और पूछा। तो भैया हो गया, इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंस होता है? वेरी, देखो एक बच्ची ने बता दिया, लेफ्ट वाले में 2 लोब्ड हैं और राइट वाले में 3 लोब। ठीक है बच्चों? आइए, इतना ही बड़ा बना दी थोड़ा सा। राइट में 3 लोब, लेफ्ट में 2 लोब। राइट साइज में थोड़ा सा बड़ा, लेफ्ट साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। ऐसा क्यों है? बराबर क्यों नहीं है? लेफ्ट साइड से हाइट होता है। कि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट होता है, तो उसका भी ध्यान में, सारी चीजें एक जगह सेटिंग करनी है भाई, हर एक ऑर्गन की अपनी सेटिंग करनी है ना? तो लेफ्ट साइड में हमारा कौन है? हार्ट। उसको बचाना, हार्ट को बचाना, उसे प्लेस देना, बचाना क्या, प्लेस देना। ठीक। हमारे जो लंग्स हैं दोनों, उन लंग्स की अगर हम हिस्टोलॉजी पे चलें, अच्छा हाँ, अभी तो पहले इसकी कर ले, फिर उसके बाद करेंगे। अब ये तो भाई प्राइमरी ब्रोंकस तो आ गई लंग्स के अंदर, अब क्या होगा इनका? ये डिवाइड हो जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकस में, ब्रोंकाई में, ये हो गई सेकेंडरी। सेकेंडरी फिर टर्सरी, और फिर इनिशियली ब्रोंकियोल, है इनिशियली ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल, फिर है इसमें टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद क्या है? एल्वियोलाई।
एल्वेलाई की डक्ट भी है। डक्ट एंड एल्वेलाई जब हम बात करते हैं तो एल्वेलाई विद डक्ट, आप ये लिख सकते हैं एल्वेलाई विद डक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो भैया कहाँ से चले आप? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल से चले हैं और कहाँ पे आके खत्म हुए? तो लंग्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसे माना गया है? एल्वेलाई को माना गया है। बिल्कुल ठीक बात, बहुत सही। बच्चे याद करने लगे, मुझे खुशी होती है जब बच्चे याद करते हैं। इंटरेस्ट आता है बायो पढ़ने में? यस सर। हाँ, अगर इंटरेस्ट करोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो अच्छी याद होगी, ज्यादा ज्यादा याद होगी। ये एक एल्वेलाई की संरचना हमने बनाने की कोशिश की है, बन जाए ठीक ठाक। नया प्रश्न, एल्वेलाई जो है बेटा छोटी छोटी है, बहुत छोटी यूनिट है। एक सेलुलर लेयर भी है इनके चारों तरफ। ये सेलुलर लेयर सेल्स की बनी है ना, एक लेयर है। एल्वेलाई की किसकी बनी होती है? आपने ये चीज जब हमने टिश्यू पढ़ाया था, स्क्वैमस एपिथेलियम। है स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम किसकी बनी है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम की खास बात याद करो, क्या बताई थी जब हमने स्क्वैमस एपिथेलियम बताया था कि ये एक ऐसा एपिथेलियम है जो एक्सचेंज के लिए बना है ना। यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज, गैसेज का क्या है? एक्सचेंज है। तो ये किसका बना है? स्क्वैमस। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, यहां तक बच्चे बिल्कुल सीख गए। अच्छा, इसे अभी देखेंगे, इसे अभी देखेंगे इसकी डक को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारे लंग्स है बेटा, धूल है इसका अंदर, थोड़ी सी धूल है। हमारा जो एपिग्लोटिस है ना और ट्रेकिया है, वो जरा थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव है। तो ट्रेकिया में बोल रहे हैं तो खुलनी पड़ेगी, और खोलेंगे तो पार्टिकल्स जाएंगे। अब पार्टिकल जाएंगे तो क्या होगा? जब तक वो पार्टिकल बाहर नहीं निकलेंगे हमें कफिंग होती रहेगी। तो आप सबको ऐसे ही होगा, है ना। कुछ के ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ के कम सेंसिटिव होते हैं। लड़कियों में भी कोई बच्चा नया आया है क्या? पहली बार? नहीं आए, सारे पुराने हैं। अच्छा, चलिए, एपिग्लोटिस का यही काम तो है, यही तो काम है, एपिग्लोटिस चीज से तो बचा रहा है हमें। जब हम बोलना बंद कर देते तो खांसी बंद हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो सोर्स बंद कर दिया हमने, धूल अंदर जाने का सोर्स क्या कर दिया? बंद कर दिया। बेटा ये जो हमारे लंग्स हैं, इनमें कुछ बाहर जो है, इनके बाहर कोई कवरिंग वगैरह भी है क्या? है है कवरिंग, कवरिंग है। किस चीज की कवरिंग है? प्लूरा, डबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। प्लूरा क्या है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गन जितने भी हैं सारे डबल है हमारे मेम्ब्रेन से द्वारा, और इस डबल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ भरा भी होता है, ऐसे ही मेम्ब्रेन हो गई बस। हैं? प्लूरल फ्लूइड भरा रहेगा। डबल, कभी कभी आपके फेफड़े, अभी बाद में पढ़ेंगे चीज तो इस प्लूरल फ्लूइड के बारे में। या जब इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा हो जाता है तो ये फ्लूइड बढ़ जाता है। फ्लूइड क्या होता है? बढ़ जाता है। है ना। तब आपने सुना इसके फेफड़ों में पानी भर गया। पानी, ये पानी बढ़ता है, वो प्लूरल फ्लूइड बढ़ जाता है किसी कारण से। अच्छा, ये प्लूरल फ्लूइड नॉर्मली क्या काम करता है, क्या है इसका काम? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। मोटा काम तो इसका है, इट प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम एनी फ्रिक्शन एंड जर्क। फ्रिक्शन और जर्क से लंग की क्या करता है? हेल्प करता है, लगने नहीं देता उसे। फ्रिक्शन किसे बोलते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं घर्षण,
घर्षण जब एक चीज हेलो हाँ मैं अब छोड़ने आ गया हूँ दूसरा घर आया ना आज रात को अरे बोले आप लगा देता हाँ बच्चों तो क्या बोले हम घर्षण आपने पूछा था ना फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या होता है आप तो चूंकि बहुत नटखट व्यक्ति हो फेफड़े अंदर रख लिए हैं आपने लेकिन आप कुछ भी कर देते हैं आपका मन करता है तो आप भागने लगते हो आपका मन करता है आप कूदने लगते हो आपका मन लगता है आप कुश्ती लड़ने लगते हो किसी दूसरे के साथ है ना यह संघर्ष है अब इस संघर्ष में अंदर के ऑर्गन्स तो बचाने हैं ऐसा तो नहीं कि उन्हें काम कर देना है। आपके घर में अगर आप कप भी लाएंगे क्रोकरी वाला कप भी देगा तो कप को आजकल तो हालांकि थर्मोकोल की एक शीट बना के उसके अंदर डाल के देते हैं पहले तो कागज के गुटके वो लगा के कागज का बुरादा वगैरह लगा के तब आता था है ना तो क्यों पैकिंग बढ़िया तो आपके अंदर आपके ऑर्गन्स की पैकिंग भी बढ़िया हो वो लंबे टाइम तक आपका साथ दे तो क्या होता है प्लूरल कैविटी है प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड्स भरा हुआ है ना ये आपकी सुरक्षा कर रहा है चलिए इतनी बात आपकी हो गई ये पूरी की पूरी आपकी एक पूरा का पूरा एक जो लंग्स है कहाँ कहाँ है ये पूरा का पूरा सेटअप कहाँ स्थित है आपकी बॉडी में नाम बताओ उस कैविटी का हैं कोई एब्डोमेन बता रहा है कोई थोरेक्स बता रहा है पहले क्लियर हो जाओ कहाँ है ये एब्डोमेन तो ये है ये हिस्सा क्या है तो कौन सी कैविटी हुई थोरेक्स कैविटी है कौन सी कैविटी है थोरेक्स कैविटी है बेटा कौन सी है थोरेक्स है ना और अगर इनकी बात करें लंग्स के सेटअप को सेट करने के लिए ये थोरेक्स कैविटी बनी कैसे हुई है जानते हैं आप हम्म? नहीं जानते शाम तो हर बात मुस्कुरा देता है ये कौन है हैं? ये कौन है हड्डी स्टर्नम आगे स्टर्नम पीछे कौन सी वर्टिबल कॉलम वर्टिबल कॉलम भी आज मैंने पहली बार पढ़ी डोर्सल और वेंट्रल होती है मैंने सर्विकल पढ़ी है मैंने थोरेसिक पढ़ी है कौन सी है थोरेक्स उनमें क्या होता है बेटा थोरेक वर्टिब्रल से आपके यहाँ एक रिब केज बनता है क्या बनता है रिब केज कितने रिब होती है हमारे यहाँ बॉडी में 12 पेयर कितने 12 जोड़ी 12 जोड़ी रिब्स होती हैं और भैया ये शुरू होती है अभी जब कंकाल पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे फिलहाल मोटा मोटा समझ लो और किसने लंग्स का एक्सरे देखा है जब लंग का एक्सरे जब देखते हैं तो उसमें हड्डियां भी दिखती हैं लंग्स भी दिखता है ना तो वही कल्पना कीजिए आपके रिब्स भी हैं और पीछे उनके बीच में फंसे हुए कौन है लंग्स इसमें देखते हैं डॉक्टर की भाई लंग्स का क्या हाल है कहीं इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है लंग्स में है ना तो भैया अब इसे देखिए एक चैम्बर बन गया एक पूरी की पूरा कक्ष बन गया है जिसमें अगर हम देखें आगे तो आ गई स्टर्नम पीछे आ गई थोरेकिक वर्टिब्री साइड में रिब्स और नीचे डायाफ्राम नीचे क्या आ गया डायाफ्राम एक चैम्बर बन गया इस चैम्बर के अंदर हमारे क्या फिट है क्या फिट है लंग्स बैठो बेटा बैठ क्यों नहीं हैं इधर आ जाओ इधर आ सकते हो आगे आ जाओ हैं इधर आ जाओ इसके पीछे कहाँ बैठोगे जब आगे जगह है तो भैया लंग्स ये बच्ची भी नहीं लगी है मुझे
उसके बाद नहीं आई थी? जी सर आई हूँ, बस अभी 2-3 दिन में आई। ये आती है ना? यस सर, बड़ी थोड़ी लेट आती, जल्दी चलती। कोई बात नहीं, ये चलो अलग चीज है। चलिए, हमें कोई बात नहीं, उस पर कोई इश्यू ही नहीं है मुझे। तो बेटा, लंग्स हैं, इस चैम्बर में फिट हो गए हैं। अब लंग्स का काम क्या है? क्या कर रहे हैं लंग्स? क्यों है लंग्स हमारी बॉडी में? क्यों है लंग्स? ना होते यार, लंग्स को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करना है। यस सर, क्या है? लाइन्स को बहुत पार्ट इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करना है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यस सर, क्या भूमिका है वो महत्वपूर्ण? भैया, जो रेस्पिरेशन का हमारा पूरा प्रोसेस है, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए गैसों को लेना है और बाहर फेंकना है, सर, तो उस काम के लिए लंग्स हैं। तो भैया, लंग्स आ गए हमारी इस चैम्बर में, और इस चैम्बर में उन्हें लेना है गैस को अंदर, और कुछ गैसेस को फेंकना है बाहर। ये कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे संभव हो? उसके लिए हमें थोड़ा सा गैसों का व्यवहार पढ़ना पड़ता है। हमें गैसों के थोड़े से व्यवहार की जानकारी होनी चाहिए, है ना? क्या है भाई गैस का व्यवहार? गैसों का व्यवहार ये कहता है, गैसें हमेशा अधिक दाब वाली स्थान से कम दाब वाली स्थान की ओर जाएंगे। सर, नंबर एक फैक्टर। सर, नंबर दो, प्रेशर ग्रेडियंट। यस सर, इसका मतलब क्या? प्रेशर, क्या है? प्रेशर के बीच में ग्रेडियंट होना चाहिए, विभव होना चाहिए। एक नंबर एक बात। थोड़ा सा मसला कंसंट्रेशन का भी है, डिफ्यूजन का भी है। मसला क्या है? डिफ्यूजन। हमारे यहाँ देखो, एक्सचेंज ऑफ गैस भी है और डिफ्यूजन भी है, दोनों है लंग्स में हो रहा है। अब देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो बाहर से गैस को अंदर लेने की, बाहर से गैस को अंदर लेने की है। तो ये जो चैम्बर बना है, कौन सा? थोरेसिक चैम्बर बना है। इस चैम्बर के प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, कैसे भी हो प्रेशर में होना चाहिए। बॉयल का नियम पढ़ा है? बॉयल्स लॉ पढ़ा है? कितने बच्चों ने पढ़ा? एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे। हाँ, परिभाषा कौन बताएगा बॉयल्स लॉ की? At constant temperature, pressure is inversely proportional to the volume. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यू कैन से P इंटू V इजकल टू कांस्टेंट। ठीक, अच्छी बात है, आप बॉयल्स लॉ को पढ़ते हैं। जरूरी है बॉयल्स लॉ भाई। तो हम इसे देखेंगे। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, विलोमानुपाती हैं। इसका मतलब जानते हैं? यस सर, कितने बच्चे जानते हैं? कितने बच्चे नहीं जानते इस बात का मतलब क्या होता है? कितने बच्चे नहीं जानते विलोम अनुपाती होने का मतलब? सीधा सा मतलब है, एक चीज बढ़ेगी अगर समानुपाती कह दे, एक जिस अनुपात में बढ़ेगी उस अनुपात में बढ़ेगी, और विलोम हो जाए, उल्टा हो जाए, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी इसका मोटा मतलब ये होता है समानुपात और विलोमानुपात, है ना? तो भैया, P और V, अधिक दाब से कम दाब, अधिक दाब से कम दाब की तरफ हमारी वायु चलेगी। अब हम वायु की बात करें तो वायु का कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो जाए, जिससे हमें बाद में समझने में सारी बात दिक्कत ना है। हम क्या कह रहे हैं? एयर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? कौन बताएगा मुझे एयर का कंपोजिशन क्या होगा?
संगठन, वायु का संगठन कौन बताएगा मुझे? कंपोजिशन क्या क्या है वायु में, कितना कितना है? आइए देखो, ये लड़की बता देगी, इसने मेरी बात चाहे सुने, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरे आंसर को बताए। हमें कुछ बच्चों पे विश्वास है कि यहाँ से आंसर आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, है ना? तो हम पूछ लेते हैं तुरंत आते ही। बेटा वायु में क्या क्या होता है? एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, And ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अदर गैसेस। अदर गैसेस को तो छोड़ो, गोली मार। किसी बच्चे को पता है ये कितने कितने परसेंट है? सर कितने बच्चों को पता है? इधर भी पता है, इधर भी। आज फरहान के हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहे। अच्छा, ये दो तो उठाती हैं हाथ, हमेशा उठाती हैं। मैं चाहता हूँ कुछ ज्यादा नए हाथ उठे जिनसे मैं पूछूं। हाँ बेटा तुम बताओ। 78%। हाँ जी, 25 8 या 21 मान सकते हैं, ठीक है मैं मान लूंगा। हाँ 0.03%, 1% लगभग, ये नियर अबाउट होते हैं ये, है? अगर अगर आप आग जला दो तो ऑक्सीजन घट जाएगी, वहीं पे उसी स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो नियर अबाउट। इसलिए एयर इज ए मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता है एयर। एयर इसलिए एयर को मिक्सचर कहा गया क्योंकि बहुत सारी गैसें हैं, सॉल्यूशन थोड़ी ना है, क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर, सॉल्यूशन, पायस, कोलाइड, जानते ना क्या चीजें होती हैं या नहीं पता, या भूल गए? केमिस्ट्री कैसी है तुम्हारी? सही है। 3 चीजें मैंने बताई हैं। अच्छा बताओ, एक क्या बताया? सॉल्यूशन। एक क्या बताया? कोलाइड। एक क्या बताया? पायस। इन तीनों में डिफरेंस पता है किसी बच्चे को? नहीं पता? अरे कुछ नहीं होता। अच्छा, अगर एक सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन में क्या होता है? नहीं, सॉल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्यूशन में क्या है? सोल्यूट और, सब बच्चों को पता है सोल्यूट किसे कहते हैं? क्या होता है सोल्यूट? जो कम मात्रा बोला जाए। अच्छा, जैसे मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, है ना? पानी के अंदर मैंने 2 चम्मच नमक, 1 लीटर पानी लिया और उसमें 2 चम्मच और एक सॉल्यूशन बन गया, होमोजेनस मिक्सचर बन गया, है? इसमें सोल्यूट कौन हुआ? आग। और सॉल्वेंट कौन हुआ? अब मैंने आटा गूंथा, 1 किलो आटे में थोड़ा सा पानी मिला के उसे गूंथ दिया, एक मिक्सचर तैयार कर दिया। इसमें सॉल्वेंट कौन है? आटा। और सोल्यूट कौन है? समझ में आया नहीं? अपनी परिभाषा को पकड़ के रखना, कभी उसे दूसरा एग्जाम्पल आते ही भूल जाओ, परिभाषा पकड़ के रखनी पड़ती है। हाँ चलिए, अब हम आते हैं एयर के ऊपर। जब हम एयर पे थे तो भैया मेरा जवाब नहीं दिया तुमने। साइज ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंस होते हैं सॉल्यूशन में, कोलाइड में और पायस में। जो पार्टिकल ऑफ सोल्यूट हैं उनके साइज का डिफरेंस होता है। होमोजेनस तीनों है, पायस थोड़ा सा अनहोमोजेनस रहता है ना? तो कोलाइड और सॉल्यूशन में केवल डिफरेंस किस चीज का है? साइज ऑफ पार्टिकल्स। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, अप टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के। उसके 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 तक जाते हैं। किसके? यानी थोड़े बड़े हो गए उसके, थोड़े बड़े हो गए ना उससे। हाँ चले, अब बात आती है एयर की। एयर में कौन कौन है भैया? मिक्सचर है ना? 3 गैसें मुख्य रूप से हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हर एक गैस का अपना प्रेशर होगा। नाइट्रोजन का अपना प्रेशर होगा, ऑक्सीजन का अपना अलग प्रेशर होगा। अच्छी बात यही है, तीनों गैसें आपस में मिलती नहीं है, मिक्सचर नहीं होता है, कंबाइन नहीं करती। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल रही,
है ना, ये कंबाइन नहीं हो रही, अच्छी बात ये है। तो इन सबके प्रेशर है ना? सब मिलके एक प्रेशर क्रिएट कर, और इनका सामूहिक प्रेशर एयर प्रेशर कहलाता है, क्योंकि बात प्रेशर की चलेगी। अच्छा, कोई बताएगा हमारे वायु का दाब कितना होता है? हाँ? वायु का दाब, एयर प्रेशर कितना है? क्वेश्चन नहीं करते आप, न्यूमेरिकल नहीं करते हो क्या? 360, कुछ पास पहुंच रहे हो, आ जाओगे पास। और सोचो थोड़ा सा। 370 नहीं, किसी बच्चे को नहीं पता एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? इट मीन्स योर केमिस्ट्री इज वेरी 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 760 मिलीमीटर Hg, 760 मिलीमीटर HG. Hg। होता है वो, हाँ? बैठ जाओ, पहले इतना याद करो फिर टोर पे आना। पहले इतना याद करो फिर टोर पे आना। टोर इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, अलग अलग यूनिट है प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट क्या है अलग, उसमें टोर भी एक यूनिट है, ठीक है? तो 760 मिलीमीटर Hg। अब आप कहेंगे ये कैसा दाब है? 760 तो ठीक है, मिलीमीटर Hg इसका मतलब जानते हो? हैं? क्या बताऊं? जो ये सब्जी कैसे निकला था, जो सब्जी एक ट्यूब में एक कप हमने पारा दिया था सर जी, उसके अंदर फिर ट्यूब लिए, फिर उसका पानी भर के ट्यूब को उल्टा कर देता। तो सर जी ये जो में 760 तक चला था वो सब, तो उस हिसाब से हो रहा आई थिंक। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 760 मिलीमीटर हाइट का भरा हुआ पारा जितना सतह के ऊपर दाब डालेगा उतना ही दाब हमारी एयर हम पर डाल रही है ना। 760 मिलीमीटर Hg इसलिए लिया गया है, ठीक? तो इतना होता है, सबका अलग अलग होगा। अब डाल्टन के आंशिक दाब का नियम किसे याद है? लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन है। मॉल फ्रैक्शन नहीं कहा मैंने, दाब है दाब, एवोगैड्रो नहीं कहा मैंने। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम कितने बच्चों को याद? आपस में अभिक्रिया न करने वाली गैसों के आंशिक दाब का, गैसों का कुल दाब उनके आंशिक दाब के योग के बराबर। यदि एक कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसें भर दे, एक गैस का प्रेशर P1, दूसरी का P2, तीसरी का P3 हो, तो बताइए कलेक्टिवली हमें कितना महसूस प्रेशर होगा? अगर P1 के बराबर होगा अगर ये बड़ा है, P2 के बराबर होगा अगर ये छोटा है, या P3 के बराबर होगा जो सबसे छोटा है, किसके बराबर लगेगा? इन तीनों के योग के बराबर, इन तीनों के, हाँ, सिग्मा P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस। क्या मतलब है? इस बात को यहाँ क्यों ले आए हम? ये रोना क्यों रोने लगे? ये बात यहाँ क्यों आई? ये बात यहाँ इसलिए आई क्योंकि हमारी एयर में 3 अलग अलग गैसें हैं, 3 अलग अलग, इसका प्रेशर अलग होगा, इसका प्रेशर अलग होगा, इसका प्रेशर अलग होगा, और इन सब का कलेक्टिवली कितना होगा? 760। अब ये बात समझ में आ गई? यस सर। या नहीं आई? आ गए सर। किसी बच्चे को नहीं आई है तो पूछे। अब भैया ये 760 मिलीमीटर Hg प्रेशर बाहर एयर में है, और मेरे लंग्स जो है चाहते हैं कि ये एयर मेरे लंग्स में खींचकर आ जाए। ये किस सूरत में संभव है? केवल एक ही सूरत में संभव है, अंदर प्रेशर कम हो जाए। तो मैं अंदर प्रेशर कैसे कम करूं? अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी जो कैविटी है, मेरा जो चैम्बर है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाए? बढ़ जाए। बढ़ जाए।
वॉल्यूम क्या हो जाए बेटा? हमारे फेफड़े बिल्कुल चिपके चिपके है, ये जो केज बना है ना थोरेक्स में, इससे बिल्कुल चिपके चिपके है। अगर उसमें उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा तो एकदम लंग्स के वॉल्यूम में चेंज आएगा। अब इस चेंज को लाने के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, इस चेंज को लेने के लिए, ब्रीथिंग को करने के लिए हमारे यहाँ है 3 मसल। कितनी मसल्स हैं? 3 मसल। एक तो रिब केज तो बनी गया है, 3 मसल्स हैं बेटा। कौन कौन से? नंबर 1 डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। नाम सुना है डायफ्राम का? डायफ्राम का दूसरा नाम बता सकते हो क्या होता है? फेनरिक मसल। फेनरिक मसल्स भी इन्हें कहते हैं, या मिड रिफ भी कहते हैं। मिड रिफ, मिड रिफ, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक है इंटरकोस्टल मसल्स। अब इंटरकोस्टल, ये भी 2 तरह की है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। भाई एक तो डायफ्राम है, और एक कौन है? कोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स है। ये कितने प्रकार की हैं? एक्सटर्नल और इंटर, 2 प्रकार की। ये हमारा जो डायफ्राम है उसकी पोजीशन और इनकी पोजीशन देख लीजिए। पहले हमें ये पोजीशन पता होनी चाहिए। डायफ्राम कहाँ है? डायफ्राम तो जहां थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी शुरू होती है उसके जंक्शन पे है, और ये डोम शेप है। ये वॉलेंट्री मसल्स है। कैसी मसल्स है? स्केलेटन मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स है, ठीक। इसी के साथ साथ हमारी रिब्स के साथ लगी हुई एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। दे आर 11 पेयर इन नंबर। कितनी होती है ये? 11 पेयर होती हैं ये मसल्स हमारी। कौन कौन सी? इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी? कितनी होती है ये? 11 पेयर्स होती है, ठीक है। अब नीचे डायफ्राम, ऊपर रिब्स के साथ लगी हुई इंटरकोस्टल मसल्स, और भैया पीछे की तरफ कौन? वर्टिब्री। पीछे की तरफ कौन? अब इनमें कैसे चेंज आता है, जरा इस चेंज को हमें समझना है। वॉल्यूम को हमें बढ़ाना है। वॉल्यूम को क्या करना है? बढ़ाना है। तो ये जो चेंज है ये स्टार्ट होता है डायफ्राम से। कहां से शुरू होती है? सबसे पहले डायफ्राम मेन फंक्शन, 75% काम डायफ्राम का है, 25% और मसल्स का है। ये बात ध्यान रखना। तो डायफ्राम बहुत जरूरी है। डायफ्राम का फंक्शन बहुत जरूरी है, मेन काम डायफ्राम का ही है, ठीक है। अब डायफ्राम में होता ये है, डायफ्राम की शेप का है डोम शेप भैया। अब आप अपनी एनसीईआरटी में बेटा 2 डायग्राम बने हुए हैं आपके, हैं? जरा खोलो तो, उसमें दिखा रखा होगा। एक तरफ आपकी स्टर्नम है, एक तरफ आपकी थोड़ा सी वर्टिब्री है, एक तरफ आपका डोम शेप डायफ्राम है, रिब्स भी हैं, और बीच में आपके फेफड़े। डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? और कॉन्ट्रैक्ट होके क्या हो जाता है? सीना। यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन है, आधे बच्चों को तो यही कंफ्यूजन है। हमारे डायफ्राम की नॉर्मल शेप क्या है? डोम शेप। ये नॉर्मल फेस है उसकी, और जब वो कंट्रैक्ट होता है, संकुचित होता है, तो उसकी फेस क्या है? फ्लैट।
है ना, ये नॉर्मल, ये फ्लैट, ये नॉर्मल, ये फ्लैट, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, डांस स्टेप बना लेते हैं कुछ लोग तो इसमें, है ना। तो चलिए, ये कौन सी शेप है, एब्डोमेन की, नॉर्मल। और कंट्रैक्टिव फेस कौन सी है, ये कंट्रक्शन आ गया इसमें। चलिए, अब जैसे ही हमारे डायाफ्राम में डोम शेप से फ्लैट शेप में आया, ये आया फ्लैट शेप, पहले ये कंट्रैक्ट हुआ नीचे की, तो कंट्रैक्ट क्या हुआ, तो आप देखेंगे वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया एंटीरियो पोस्टीरियर, यस सर, ऊपर नीचे, हो गया कि नहीं। यस सर, इसी टाइम पे जो एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स हैं वो भी कंट्रैक्ट करते हैं, बाहर की तरफ खींच लेते, जिससे आपकी थोरैकिक वर्टिब्री और स्टर्नम, थोरैकिक वर्टिब्री और स्टर्नम के साथ साथ पूरा वो केज टाइप हिस्सा जो है, डोर्सो वेंट्रली, डोर्सो एंटीरियो पोस्टेरियर तो कौन कर रहा है, ये याद रखना है। और डोर्सो वेंट्रली कौन प्लेस बना रहा है, एक्सटर्नल कोस्टल है मसल्स, जिससे क्या होता है बेटा कि अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, स्पेस बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, और लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है ना, वो 760 से कुछ कम हो जाता है, मान लिया 758 होगी, 760 मिलीमीटर एचजी से 758 मिलीमीटर एचजी हो गया, कम हो गया थोड़ा। ऐसा होते ही बाहर से वायु रश करके अंदर है, एक्सटर्नल नेजल पैसेज और नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस से होते होते कहां पे पहुंच जाती है, लंग्स में पहुंच, एल्वियोलाई में पहुंच जाती, लंग्स में तभी पहुंच गए जब प्राइमरी ब्रोंकस में आई वो, है ना। कहां पहुंच गई वो, एल्वियोलाई में पहुंच गई, ठीक है, यस सर, यहां पहुंच गई, ये भर गए पूरे के पूरे, भर गए। यस सर, बाहर की वायु आपने अंदर फेफड़ों में भर ली, अंदर ले ली, इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन, अंतः श्वसन, अंतः, ये काम क्लियर। यस सर, इस फेज में कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछें कि कैसे हम अंतः श्वसन करते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, इट इज प्रेशर ग्रेडियंट। हाँ, एक चीज और, एक और बात आएगी, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। कैसा प्रेशर क्रिएट होता है, नेगेटिव प्रेशर क्या है भाई, देखिए नेगेटिव प्रेशर क्या है, दो तरह के प्रेशर होते हैं इनहेल होने के लिए, हम जो है हाँ, ये डायफ्राम, एक बात और भी होता है, केवल मैमल्स में पाया जाता है डायफ्राम, किसमें होता है, और एक चीज और भी है, डायफ्राम अगर पंक्चर हो जाए किसी भी कारण से, देन इमीडिएट डेथ। कभी कभी एक्सीडेंट में होता है कि रिब्स वगैरह अगर घुस जाए उसके अंदर, उसको काट के, और डायफ्राम पंक्चर हो जाए तो उसकी ऑन द स्पॉट इमीडिएट डेथ हो जाती है बंदे की, है ना। तो सिर तो जरूरी है एक्सीडेंट में, लेकिन भैया डायफ्राम की जरूरी, इसलिए इसलिए क्या कहा जाता है, हेलमेट लगाइए, गाड़ी में है तो सीट बेल्ट पहनिए, है ना। ये आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, पुलिस वाले अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करते ये काम, आप लोगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। चलिए, तो भैया हुआ क्या, लंग्स में एयर भर गई, सर, लंग्स में एयर वेरी गुड, प्रेशर क्रिएट होने के कारण, प्रेशर क्रिएट होने के कारण भर गई, इसे हमने क्या नाम दिया, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन जब हो गया तो सबके अपने अपने प्रेशर हैं, ऑक्सीजन का अपना अलग प्रेशर है, CO2 का अपना अलग प्रेशर है, दो ही प्रेशर चाहिए हमें, तो दो गैसें को एक्सचेंज होना है तो दो के प्रेशर, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट जो बनता है, एक सारणी देखिए आपके यहाँ बनी हुई, देखो नीचे यस सर, एक सारणी बनी हुई है, सर, क्या सारणी है,
हैं? रेस्पिरेटरी गैस ऑटोमेटिक एलिजिबल एयर में दे रखा है, यस सर एयर में कितना है? 159 तो O2 है O2 159 यस सर और CO2 0.3 0.3 mmHg। यस सर लेकिन जब ये कहाँ पहुंचे, एल्वेओलाई में पहुंच गए, सर प्रेशर में थोड़ा चेंज आ गया, सर प्रेशर में थोड़ा चेंज आ गया पार्शियल प्रेशर में भी चेंज आ गया। सर एल्वेओलाई में पहुंचते ही ऑक्सीजन कितने पहुंच गए? 159 से 104 104 में, और CO2 40। यस सर ठीक। सर अब एक आपके टिश्यू है, क्या है? जो लिए भरे बैठे हैं अंदर, क्या भरे बैठे हैं वो? CO2 और CO2 और O2 कितना है उनमें? और CO2 45। जितना ये है यही एल्वेओलाई को देंगे। भाई एल्वेओलाई के टच में तो यही रहना है। यस सर ये देखिए यहाँ पे, समझिए इस बात। स्क्वेमस एपिथेलियम से एल्वेओलाई है, ब्लड वेसल्स है बेटा ये, जिससे से एक्सचेंज करना है, हैं? ब्लड वेसल्स में आया टिश्यू से, ब्लड वेसल्स में किससे आया? टिश्यू से। टिश्यू ने तो भर के भेज दिया। इसका प्रेशर कितना दिया O2 का? 40 मिलीमीटर Hg, और CO2 का कितना दिया? देखो प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी तो ये एक्सचेंज भी होगा, प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा तो ये एक्सचेंज भी नहीं होगा। अगर प्रेशर में डिफरेंस नहीं होगा तो ये एक्सचेंज भी, यहाँ किसका प्रेशर ज्यादा है? O2 का O2 का ज्यादा है। O2 कितना है? 104 104। और यहाँ कितना है O2? 40 40। O2 कितना है? 40 तो स्क्वेमस एपिथेलियम की ये बनी हुई है। हमारी ब्लड वेसल्स में की दीवार में कौन से मसल्स होते हैं? हाँ, ये तो स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्योंकि इसे तो गैस को एक्सचेंज करना है। क्या करना है? गैस को एक्सचेंज करना है, तो स्क्वेमस एपिथेलियम है इसमें। ये हमारी ब्लड वेसल है, इसकी भी तो दीवार है। इसकी दीवार में कौन से टिश्यू है? कौन सा टिश्यू है? कौन बताएगा? दोबारा सुन लो मेरी बात, अगर समझ आए तो आंसर दे दें। ये कौन है? एल्वेओलाई। इसे क्या करना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है तो इसकी दीवारों में कौन सा टिश्यू है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए ही बना है। अब ये ब्लड वेसल्स हो गई। ये कौन है? ब्लड वेसल्स है। मेरा प्रश्न ये है बेटा कि इसकी दीवार में कौन सा टिश्यू है? सिंपल, क्योंकि वो एक्सचेंज जिसे करेगा ये भी तो वही है। जब उसे सिस्टम एपिथेलियम चाहिए तो इसे भी तो वही चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसके थ्रू ये कार्य होना है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन। बैठ जाओ। तो भैया O2 गई, O2 गई। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ब्लड तो ऑक्सीजन में मिल ही जाएगा, फेफड़ों में है, ब्लड के थ्रू ही होना है सब काम। तो एल्वेओलाई की भी तो अपनी ब्लड वेसल्स है, उसके थ्रू ही होगा। इसकी ब्लड वेसल्स और ये ब्लड वेसल्स मिलेंगे आपस में तो करेंगे। तो भैया जब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया तो ये तो 104 पे आ गई, और ये किस पे आ गई? CO2 40 पे। यहाँ उल्टा पड़ा है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन कितना है? 40, और CO2 कितना है? अब देखो क्या होगा, अब बताओ क्या होना चाहिए? O2 कहाँ जाएगी? कहाँ से कहाँ जाएगी? ब्लड से, सॉरी एल्वेओलाई से ब्लड वेसल्स में, और CO2 हो गई। ये एक्सचेंज ऑफ गैस क्या है? एक और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है अभी।
अभी तो यही हुआ, एक और एक्सचेंज हो गया। अब बेटा ये ब्लड कैसा हो गया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 95 हाँ 95 ऑक्सीजनेटेड में, और डीऑक्सीजनेटेड में 40। तो इसमें कितना हो गया 90, ये 95 का बन गया ऑक्सीजन। ठीक, अब ये जाएगा कहाँ, टिश्यू में। टिश्यू का एक्सचेंज अभी बाद में, टिश्यू का एक्सचेंज अभी बाद में, पहले यहाँ का पढ़ लीजिए ठीक है बेटा। अब ये जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों में भरती जा रही है, इसका क्या करें, बाहर निकल दीजिए। बाहर कब निकलेगी, जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो और बाहर का प्रेशर, बाहर कितना प्रेशर है 760 मीटर एचटी, और अंदर उससे ज्यादा होना चाहिए। अब ये अंदर प्रेशर ज्यादा कैसे हो इसे देखना है। पहले मैं एक बात कह रहा था नेगेटिव प्रेशर की, वो भी यहीं पे समझना है ना बेटा। बाहर प्रेशर है 760 मिलीमीटर एच, और ये आपके फेफड़े थे, ये कौन थे आपके, सामान्य जीवन जी रहे थे ये बन के, लेकिन डायफ्राम को सूझी, वो चपटा हो गया। उसके चपटा होते ही इसका प्रेशर 760 से 700 कम हो गया। किसका प्रेशर कम हो गया, अंदर प्रेशर घट गया। अगर बाहर की अपेक्षा अंदर का प्रेशर घट जाए तो दैट इज नोन एज नेगेटिव प्रेशर। अब आपके दिमाग में आएगी पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है, फिर पॉजिटिव प्रेशर बताओ। अब हम देखें मेंढक की बात, क्या करें, मेंढक में कैसे होता है काम, मेंढक में और हमारे में फर्क है। मेंढक में बाहर से आएगी, नोस्ट्रिल से भरेगी और फेफड़ों में क्या हो जाएगी, भर जाएगी। बाहर कितना है 760, अंदर कूद गया 760 से आपका, क्यों, क्योंकि अंदर कम होके नहीं गई हवा, बाहर फोर्स के द्वारा भरी गई है। फोर्स के द्वारा हवा क्या हो गई, अंदर भर गए पूरे फेफड़ों। फेफड़े फूल कैसे हो गए, जैसे गुब्बारा होता है ना, बच्चों का छोटा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक उसमें लकड़ी लगी रहती है, बाहर गोल से और पीछे गुब्बारा होता है, फिर वो हवा मारते हैं तो फूल जाता है। यस सर, प्रेशर से फूलता है, सामान्यतः नहीं फूलता, प्रेशर से क्या होता है। अब प्रेशर फूलने का मतलब है अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, ऐसा तो उनमें पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है। उनमें कैसा प्रेशर क्रिएट होता है, और हममें कैसा होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होके ये काम होता है। चलिए अब आ जाते हैं बाकी अपने पुराने उसी वहीं पर जहां पर थे। अब हमारे फेफड़ों में CO2 भरी हुई है, इस CO2 को कहाँ बाहर निकालना है, शरीर से बाहर निकालना है। अब कुछ उल्टा होना चाहिए, सर क्या होना चाहिए, उल्टा, क्या होना चाहिए, क्या हो भैया। अब ये बिल्कुल पैसिव फिनोमेना है, इसमें कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं। क्या होगा, डायाफ्राम अपनी रिलैक्स होके नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, डाउन शेप, ठीक, और एक्सटर्नल कोस्टल मसल जो है वो भी रिलैक्स हो जाएंगे। तो स्टर्नम भी, थोरस की वर्टिब्री भी, और रिब केज भी, वो भी सारी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब नॉर्मल पोजीशन में आते ही एक प्रेशर पड़ जाएगा अंदर की हवा के ऊपर, तो अंदर का दाब क्या हो गया, बढ़ गया। वो 760 से 762 हो जाता, कितना हो गया 762, बाहर 760, अंदर 762, तो अंदर की हवा जो है बाहर निकल जाए। कभी भी सारी हवा अंदर नहीं आती, आपके फेफड़े कभी भी खाली नहीं होते, गलत फहमी में मत रहना, है ना। कभी सोचते हो कि एकदम में सारी हवा निकलती है, सारी हवा बाहर जाती, नहीं। अभी पढ़ेंगे आप, आपके फेफड़े हमेशा हवा से भरे रहते हैं, कुछ ना कुछ हवा रहती है, तभी तो उनके अंदर 758 प्रेशर है। यस सर, अगर वो हवा भी ना हो तो प्रेशर तो और डाउन हो जाएगा, प्रेशर तो क्या हो जाएगा, और डाउन हो जाएगा। फिर तो डायफ्राम को तो पूरी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर, कोई प्रश्न, एक प्रश्न किसी ने नहीं पूछा, सर ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या है, अभी तक मैंने उनका कोई काम बताया ही नहीं। मैंने तो कहा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट हुए और वो रिलैक्स हुए, डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ और
जबकि मैं शुरू से कह रहा हूं कि भैया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी हैं आपकी ब्रीथिंग के लिए, एब्डोमिनल मसल्स भी हैं आपकी ब्रीथिंग के लिए, और भी मसल्स हैं जो आपकी ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। कब करते हैं? नॉर्मली नहीं करते हैं। लेकिन आप भागने लगो, आप भागो, आप भागेंगे, क्या करना पड़ेगा आपको? एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। आपने अपनी ऑक्सीजन खत्म कर दी भाग के, मसल्स को बहुत एनर्जी खर्च कर दी, तो एनर्जी चाहिए उन्हें, तो मसल्स के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्रीदिंग को आपकी सांस जो होती है ना, तेजी तेजी से आप फी 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 करना शुरू कर देते हैं, हैं? भागने लगते हो, तो वो तब इन मसल्स का काम शुरू होता है, एब्डोमिनल का भी और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी हेल्प करते हैं। नंबर एक और प्रश्न आ जाता है, एक और आंकड़ा हम तैयार करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 12 से 16 बार इस ब्रीदिंग की प्रक्रिया को दोहराता है। कितना? 1 मिनट में कितना? 12 से 16 बार। 12 से 16 टाइम आप 1 मिनट में ये ब्रीदिंग करते हैं। ये रेट आपको, ब्रीदिंग रेट पता होना चाहिए, ठीक है? 12 से 16 बार ब्रीदिंग रेट है आपका ये, है ना? लेकिन जब आप भागते हैं, हाँफते हैं, कोई मेहनत का काम करते हैं, तो ये ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, बहुत सारा बढ़ जाता है। बढ़े हुए को ही दूसरे मसल्स मिलके हेल्प करते हैं। एक और, फीमेल में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान, चूंकि नीचे यूट्रस में बेबी होता है और डायाफ्राम भी उतना नीचे कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, कंट्रैक्ट नहीं कर पाता, इस कारण से हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी उनकी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, वो भी उनकी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है? ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब गैस हो गई बाहर, गैस हो गई बाहर। अब क्या रह गया? अब तो भैया गैस को लेके जाना रह गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज रह गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज कौन करता है? ट्रांसपोर्ट ब्लड हेमोग्लोबिन, ब्लड क्या ब्लड मैं हेमोग्लोबिन का आरबी तो ब्लड के अंदर भैया ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए आपने पढ़ा है, जब आप ज्यादा छोटी कक्षा में थे तो आपने पढ़ा कि हमारे गैसों को एक्सचेंज करने का काम ब्लड करता है। थोड़ी सी आप और बड़ी क्लास हुई तो आपको पता लगा नहीं, ब्लड तो करता ही, ब्लड में आरबीसी करती हैं। और थोड़े से बड़े हुए आप तो पता लगा आपको कि आरबीसी में भी हीमोग्लोबिन होता है, वो कर कौन करता है बेटा? हीमो नाम सुना है हीमोग्लोबिन का? किसने सुना? मैंने सबने सुना होगा, ऐसा कोई है जिसने, तुमने सुना है क्या नाम? हीमोग्लोबिन का नाम सुना है? पसीने में कितना हीमोग्लोबिन होता है? पसीने में होता है। अच्छा, दूध में कितना हीमोग्लोबिन होता है? दूध में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है बेटा? खड़े हो। बॉडी पार्ट होता है हमारी। हमारी बॉडी में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारी बॉडी में कौन से टिश्यू में है? कनेक्टिव टिश्यू में है, नर्वस टिश्यू में है, एपिथेलियम टिश्यू में है, कौन से टिश्यू में? नर्वस टिश्यू में। हमारे नर्वस टिश्यू में ब्लड पाया जाता है। नोट करो सर। ठीक। अच्छा, नर्वस टिश्यू का बना क्या क्या हुआ है हमारी बॉडी के अंदर? नर्वस टिश्यू ने क्या क्या चीज बना दी हमारे शरीर में? नहीं पता, लिख के लिए आए हो? भूल गया, भूल गया, बिल्कुल हलवा नहीं है कि हर एक जगह चाट के चला जाएगा, है ना? इतना हल्का होता तो कोई भी कर लेता बेटा, नहीं है। इतने बेसिक इंटर किए हो तो बेटा कहाँ से क्या है? कौन सा?
क्यों एसडी का नाम हम भी वहीं के पढ़े हैं भाई, ये सहारनपुर वाला इंटर कॉलेज। अच्छा है, अच्छा मैंने कहा नहीं है ये, मुझे तो मेरा तो मैं तो कहाँ गया था अभी। बेटा विकास है ना तुम्हारा नाम, विशाल, विशाल बेटा अपनी नॉलेज को विशाल कर। देखो आपकी जैसी पोजीशन इस बच्चे की थी, लेकिन इस बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये थोड़ा पढ़ भी रहा होगा, है ना। आपको बेसिक करने हैं, आपके बेसिक हिलने पड़े हैं। अगर नीट की तरफ जाना है तो सबसे पहले बेसिक होने चाहिए। अब आपको यही नहीं पता ब्लड कहाँ से हुआ, आपने पेपर दिए थे इंटर के, 21 वाले तो नहीं हो, 21 वाले हो क्या, 2021 वाले, कौन से सन में दिए बोर्ड के पेपर, 2023 में, नहीं 2023 के हुए हैं, पिछले साल तो किसके हुए हैं, 2023 के हुए हैं, आप 24 के होंगे जो होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, इतनी बेसिक तो पता होना चाहिए। अच्छा तो फरहान भी बता देगा, बेटा फरहान खड़े हो, इस बच्चे में ब्लड नहीं है लेकिन फिर भी बता देगा ये। बेटा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हैं? तूने तो वही जवाब दिया जो उसने दिया, हालांकि मैंने हिंट दे दिया था तुझे, अब तेरी अकल है, तूने वो हिंट पकड़ाया नहीं पकड़ा, है ना, वो तेरी अकल है, बल्कि वो है ब्लड में होता है, कहाँ होता है, ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड में होता है, और ब्लड में कहाँ होता है, प्लाज्मा में। ह्यूमन में अगर बात करें तो आरबीसी के अंदर है, कहाँ है, कहाँ होता है, अब विशाल बताओ कहाँ होता है, ब्लड में। कौन से टिश्यू में होता है पहले बताओ, है टिश्यू पूछा, ऑर्गन पूछूंगा तब बताना, पहले सेल पूछूंगा तब बता, पहले हमें देखना पूछा क्या, टिश्यू में पूछा, कौन सा टिश्यू में होता है, हीमोग्लोबिन टिश्यू में पाया जाता है। मैं 4 आंसर दे रहा हूं, सही बताना। नंबर 1 एपिथेलियम टिश्यू, नंबर 2 नर्वस टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 4 कर दो कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें होता है कनेक्टिव। अब कनेक्टिव टिश्यू भी कई प्रकार के आपने पढ़े हैं, अब उस कनेक्टिव टिश्यू में अगर आपने देखा हो तो आपने ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, तो ब्लड के अंदर है। अब ब्लड जब आपने मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए, देखो हालांकि ब्लड हमने नहीं पढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने ब्लड कभी पढ़ा ही नहीं, आप इंटर में ब्लड पढ़ चुके हैं। कुरान, ये उम्मीद हमें तुम्हारे से कभी नहीं थी कि तुम ये भी ना बता सको कि हीमोग्लोबिन कहाँ हो, है ना। बैठो और मजबूत हो, और बेसिक मजबूत करो उस पे। ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल्स, दो ही तो चीजें हैं ब्लड में, एक ब्लड प्लाज्मा है, एक ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन कौन सी हैं, आरबीसी, प्लेटलेट, जो आरबीसी है हमारी लाल रुधिर कणिकाएं, इनके अंदर ही एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, है ना। किसका बना है, ये दो चीजों से मिलके बना। हीमोग्लोबिन किससे बना है, कौन कौन से, आयरन यानी हिम एंड ग्लोबिन। देखो मैं अंदर लेके जा रहा हूं आपसे हीमोग्लोबिन की। अब इनमें से बताओ O2 का परिवहन कौन करता है, आयरन करेगा सर, आयरन। तो ये किसका करता है, लिख लो ये बात, नहीं लगेगी लेकिन है यही बात, ये CO2 का करता है। किसका करता है, अभी आप पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन का परिवहन है हीमोग्लोबिन के द्वारा और ब्लड प्लाज्मा दोनों के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा 97%, 97 to 98, है ना, और 2 से 3% प्लाज्मा। ठीक है, 98, 97 to 98% किसके द्वारा है, हीमो, और 2 से 3% प्लाज्मा।
क्यों है ये भी इसका ही हो जाता तो क्या दिक्कत बताओ। ऑक्सीजन does not dissolve water. ऑक्सीजन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, हु से? Then ये तो फिर ये मछली कैसे जिंदा रहती है भाई? वो कहां से ऑक्सीजन लेती है? सिलेंडर आते हैं उसपे, आप सिलेंडर फेंकते होंगे ऑक्सीजन के, उससे खींच ले। किसने कहा ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती वाटर में? ऐसा क्यों? प्लाज्मा में 2-3% होने का मतलब ये है कि हमने आपको बताया था कि हमें एयर का पार्शियल प्रेशर मेंटेन करके रखना है। अगर ऑक्सीजन उसमें घुली हुई नहीं होगी तो पार्शियल प्रेशर कैसे मेंटेन करोगे ब्लड का, ना? ब्लड का पार्शियल प्रेशर कैसे मेंटेन किया जाए? तो उसे मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा में भी घुला होना जरूरी है। अब भैया हमें पता लग गया 97 to 98% जो है काम कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। और भैया हीमोग्लोबिन जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, क्या होता है? कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा ऑक्सीजन के 8 परमाणु, ऑक्सीजन के जुड़ते हैं हीमोग्लोबिन से। यानी Hb+O2 = Hb4O8, Hb4O8 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है ना? क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। फिर इसे उल्टा भी टूटना है। अब भैया हुआ क्या देखिए, अब जरा हम वापस आते हैं भाई, फ्लैशबैक पे आते हैं। कहाँ आते हैं? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या है हमारा? फ्लैशबैक है, ये हमारी एल्वेली है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पर O2 एक्सचेंज हो गई है बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब सिंपल डिफ्यूजन के बाद ये हमारी आरबीसी तैर रही है ब्लड में, इन आरबीसी से इस O2 को इसमें लेना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं इस काम को कि ये काम तेजी से हो और अच्छी तरह से हो? नंबर 1, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एक ही चीज हाई होनी चाहिए, कौन? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लो हाइड्रोजन आयन एंड लो टेम्परेचर। ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है ब्लड में आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने के। कौन कौन से बताए जरा बताओ मुझे जल्दी से। हाई हाँ, ठीक है। अब ये जाएगा टिश्यू में, ये कहाँ लेके जाएगा इसे? टिश्यू में। ब्लड कहाँ ले जाएगा इसे? अब टिश्यू के भीतर आ, 3 हो जाएगा। टिश्यू में क्या करना है? टिश्यू में क्या होगा बताओ? इसका उल्टा होना है, ऑप्शन कुछ नहीं है, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन होना है, है क्या नहीं होना? अब भैया इसके लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं? इसके लिए यही 4 फैक्टर जिम्मेदार हैं, लेकिन रिवर्स कंडीशन। यानी क्या हो जाएगा? लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑफ, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2
हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई कंसंट्रेशन ऑफ of H plus iron हाई temperature. टेम्परेचर टूट जाएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और ठीक। एक और प्रश्न मेरा, वो बच्चा खड़ा हो। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? अमन अमन। कब से हो यहाँ? अरे मुझे तो पता ही नहीं, आप आधे घंटे से ज्यादा हो यहाँ। सर नहीं आए। हाँ, अमन क्या किए हो? 12th पास आउट कौन से सन में? 22 में। तुम्हें तो ताजा ताजा याद होगा। बहुत बढ़िया, ऐसा ही बच्चा चाहिए था मैं जिसे ताजा ताजा याद है, ऐसा है ना। अमन बेटा ये बताओ, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन के साथ कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। यस सर। होता है ना? यस सर। ऑक्सीकरण होता है। यस सर। अब आप बताइए, कोई बच्चा, अमन तो बहाना है, पूछना सबसे है ना। जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन होता है? ऑक्सीजन जुड़ी, यस सर। बताइए। यस सर। यस सर। ऑक्सीजन यस सर। और कोई? बेटा ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का ही इंटर के बच्चे और बताओ, इलेक्ट्रॉन के रूप में बताओ। हम कहेंगे किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ यस सर। तो एक तरीका तो ऑक्सीजन जुड़ी या हाइड्रोजन निकली। यस सर। ये तो पुरानी थ्योरिया है, ये तो पुराने बाबा आदम के जमाने की थ्योरी है। रिसेंट थ्योरी तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या है? नहीं पता? इलेक्ट्रॉनिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यही तो थ्योरी है। यस सर। तुम्हें कैसे नहीं याद आई बेटा ये? चलो आ गई याद, चलो छोड़ो, अब यहाँ आ गए, बैठो। यहाँ पर बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करते हैं तो इट मींस वैलेंसी में भी चेंज आता है। चेंज इन क्या होता है? संयोजकता में फर्क आता है, वैलेंसी में फर्क आता है। लेकिन यहाँ पर वैलेंसी में कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं आता। इस कारण से या इस घटना को हम ऑक्सीडेशन तो नहीं कहते, ऑक्सीजिनेशन कहते। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजिनेशन। ऑक्सीजन को लिए लिए हीमोग्लोबिन जाते हैं और वहां पर तोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं माना जाता, ऑक्सीडेशन नहीं माना जाता। क्लियर? अब भैया हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम इसके अंदर डिसोल्व हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ग्राफ भी आपके पास होगा। देखो दो एक्सिस दिखा रखे हैं इसमें, दिखा रखे हैं। सब बच्चे देखे ग्राफ को, खोले, चाहे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, खोले इस ग्राफ को। ग्राफ हमेशा दो अक्ष पे खींचा जाएगा, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, दूसरी को वाई एक्सिस पे लेंगे, है ना। जहां पर एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और वाई एक्सिस पे क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन।
विद ऑक्सीजन है। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि पार्शियल प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा के आप इसे स्ट्रेट लाइन में कर दोगे, ऐसा ग्राफ नहीं है स्ट्रेट लाइन, इस तरह का ग्राफ नहीं है कि भैया पार्शियल प्रेशर बढ़ाते चले जाओ ऑक्सीजन का और सैचुरेशन भी बढ़ाते चले जाओ हीमोग्लोबिन का। इट इज कंट्रोल्ड। ये कंट्रोल्ड है, ग्राफ की ये शेप है एंड दिस शेप इज नोन एज सिग्मॉइड ग्राफ। ये याद रख लो, सिग्मॉइड होता है ये। इसे पूछा जाता है कौन सा ग्राफ होता है ये, तो कौन सा होता है, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड ग्राफ होता है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ डायरेक्ट फॉरेस्ट और चार्ल्स लॉ वाला नियम नहीं है यहाँ पर। बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर थोड़ा चेंज होता है, एंजाइम्स और फैक्टर जो है इसे चेंज करते हैं, इसलिए ये सिग्मॉइड हो जाता है। अब वो तो आप जानते ही हैं, ये एक्स एक्सिस पे ये चीज बढ़ रही है, वाई पे ये बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर आप इसे देखें ग्राफ को बेटा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ग्राफ समझना तो सब बच्चों को आता है ना, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं में खूब ग्राफ पढ़े होंगे आपने। तो ग्राफ का सब बच्चों को पता है रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। अब ये जो फैक्टर मैंने बताए हैं डिसोसिएशन के, लेने और देने के ऑक्सीजन को, इन फैक्टरों में जहां भी चेंज आएगा ये ग्राफ डिस्टर्ब होगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन घटे तो, टेम्परेचर बढ़े तो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़े तो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़े या घटे तो इस सिग्मॉइड ग्राफ की शेप में चेंज आ जाएगा। ये ग्राफ भी घट बढ़ जाएगा, अपनी ओर से दाईं या बाईं ओर स्विंग कर जाएगा। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। चलो है, अभी कहाँ हुआ है, हमारा टाइम कितने से कितने बजे तक है, 1:30 से 3 बजे तक। 1:30 से 3 है, चलो पूछो। हम सांस लेते हैं, जी वो हमारी तो जी इंसान के सोते टाइम जब वो सांस लेता है तो पेट क्यों फूलता है? इसे कहो पेट क्यों फूलता है, पेट फूलता है कभी, कौन फूलता है, एब्डोमिनल। मैंने कहा जब आप रेस्ट पोजीशन में होते हैं, इसमें 75% रोल किसका है, आपके एब्डोमेन का है। किसका है, Abdomen. और भैया जब इस पोजीशन में है तो आप सबसे फेफड़स की सबसे रिलैक्स पोजीशन में क्या है, और जब आप लेटी हुई पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन में है, तो भैया जितनी फेफड़ों में हवा भरनी उतना तो डायफ्राम जगह लेगा। आप लेट के अगर आपने गड़बड़ कर ली, कहीं पेट फाइट आ गया आपका दाएं बाएं, तो भैया वो सबको फुला देगा, खाली पेट को नहीं फुलाएगा। ठीक है, चलिए आप याद करके आए। Yes. 2 बच्चे अमन और विशाल, बेटा थोड़ा बेसिक की तरफ पढ़ो, बेसिक नहीं पढ़ोगे तो बायोलॉजी समझ में नहीं आएगी। इन बच्चों ने बहुत कठोर तपस्या की है बेसिक पढ़ने में, इसलिए ये समझ पाते हैं बायोलॉजी को। देखो सीधी सी बात है, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान से उपलब्ध होने वाली नहीं है, एक कठोर मेहनत करनी पड़ती है ना। तो नेट को एक बहुत कठोर तपस्या, उसके लिए अगर आप बेसिक बिना याद करे सोचे हो तो ये खुशफहमी है। इसे बंद कर भाई, कुछ नॉन वेज बातें मैं बिना उसके बताती हूँ।